बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमने चीजें आसान बनानी है। क्या बनानी है? आसान। कहाँ लगाना है? बेसोफिल्स में। बस बस सिंपल, सिर्फ टिक नहीं लगाना, ओएमआर शीट पे भी भरना है, ये तो पता ही होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप अच्छे ही होगे। सो वेलकम टू जुका एकेडमी। मैं रूपाली लेके आई हूँ आपके लिए टॉपिक ब्लड ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ओके दोस्तों, तो चलो आ जाओ, धमाका करते हैं इसके साथ। फिर से एग्जाम में क्वेश्चंस आए और हम उसको छोड़ ना पाए, ऐसा हमने करना है और करके दिखाना है। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं हम ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के ऊपर। सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करेगा? चीजों को कनेक्ट कराएगा पूरे होल बॉडी में। तो ब्लड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और इस ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। सो वो कौन कौन से होते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। सो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ, स्टार्ट करने वाले हैं हम। क्या? पढ़ाई के साथ खेल। खेल क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि हमने एग्जाम को आसान बनाना है। क्या बनाना है? आसान। ओके, आसान मीन्स, आसान का मतलब इजी। बस फिर चलो आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, ये दो चीजें होंगी, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें प्लाज्मा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, तो प्लाज्मा में प्रोटीन होगा, नाइट्रोजनस एंड नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैसेस। ये सब चीजें किसमें हो जाएंगी? प्लाज्मा में। ओके, इसके बाद हम अगर बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट में, तो क्या क्या होगा? प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। फर्दर फर्दर ल्यूकोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें? ल्यूकोसाइट्स डिवाइडेड फर्दर ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, सो ग्रेन्युलोसाइट मींस बेसोफिल, ग्रेन्युलोसाइट्स फिर से फर्दर डिवाइड हो जाएंगे किसमें? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। ठीक है, एंड एक ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइड होंगे किसमें? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स में। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ। अब हमने बात करी प्लाज्मा में सबसे जो अमाउंट होता है वो किसका होगा? प्लाज्मा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ब्लड में। तो ज्यादा अमाउंट किसका होगा ब्लड में? प्लाज्मा का। उस प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन्स, फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन्स, सेकंड इज ग्लोब्युलिन्स एंड थर्ड वन इज फिब्रिनोजन। ओके, तो ये सारे प्रोटीन्स क्या करते हैं ब्लड में, कैसा काम करेंगे, ये हम देखेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू है किसका? कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड का। एक एक करके हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमने चीजें आसान बनानी है। क्या बनानी है? आसान। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ। तो फर्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहले प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड। प्लाज्मा कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड का होगा। ओके, विस्कस फ्लूइड होगा, नियरली कितना होगा? 55%। जो इसका अमाउंट ब्लड में होगा प्लाज्मा का, वो कितना होगा? अप्रॉक्स में 50। ठीक है, अब अगर बात करें फिर प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? 90 से 92% प्लाज्मा जो होगा वो क्या होगा? पानी होगा। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो 90-92% पार्ट होगा वो वाटर होगा, और बाकी का जो 6 से 8% बच गया वो क्या है? प्रोटीन्स है। कौन से प्रोटीन्स है? हमने देखा फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्युलिन्स एंड एल्बुमिन। ओके, सो ये सारी प्रोटीन्स किस में काम करते हैं? ये सब चीजें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे हमारी बॉडी को ब्लड के साथ मिलके, प्लस हमारा क्लॉटिंग फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोवाइड करेंगे और एक्टिवेट करेंगे।
किसकी हेल्प से? दीज प्रोटीन। ओके, अब अगर हम बात करें प्लाज्मा में, ये तो सारी बात हो गई, प्रोटीन्स होता है, वाटर होता है, ये सब होता है। और क्या होता है प्लाज्मा में? कुछ स्मॉल अमाउंट्स में भी चीजें होती हैं, जैसे कुछ आयंस की बात करें तो वो आयन सोडियम के होंगे, सोडियम आयंस प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कार्बोनेट्स के, क्लोराइड के आयंस, और इसके साथ आयंस के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स के और लिपिड्स के। ये सारी चीजें भी प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। तो मेरे दोस्त, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाती है और बोलेगा कि प्लाज्मा में कौन से वाली करेक्ट है, तो दिस वन और बाकी की सारी गलत होंगी प्लाज्मा से रिलेटेड, तो याद रख लो प्लाज्मा के बारे में हर एक पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन छूटे नहीं, वो हमने करना है और करके दिखाना है। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ। तो देखो प्लाज्मा में, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा क्या है? सीरम है। ठीक है, तो उसमें से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए प्लाज्मा में से, तो जो पार्ट बच जाता है वो किसका काम करता है? सीरम का, उसको बोलता है सीरम। टर्म याद रखना दोस्तों, सीरम क्या होता है? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। बस सिंपल बना दिया, सिंपल, यस बिल्कुल बना दिया। तो चलो फिर आ जाओ आगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम जनरल ओवरव्यू स्ट्रक्चर देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का, जो हमने देखा कि कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये आरबीसी का स्ट्रक्चर नॉर्मल देखा ही होगा सबने, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स से टी लिम्फोसाइट्स क्या है? फर्दर डिवीजन है किसका? लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स आर टू टाइप्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बस सिंपल, इतना समझ में आया? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? यस। चलो फिर आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें, हमने देखा कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या देखे थे? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब जो बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स इज आल्सो कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की जो एवरेज लाइफ स्पैन माना जाता है वो कितना माना जाता है? 120 डेज का। ओके, कितना माना जाएगा? 120 डेज। और इसके बाद ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये डिस्ट्रॉय होने के लिए कहाँ जाते हैं दोस्तों? ये डिस्ट्रॉय होने के लिए जाते हैं स्प्लीन में। कहाँ जाएंगे दोस्तों? स्प्लीन में। ठीक है, वहां स्प्लीन में जाकर ये डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी ऑफ ग्रेवयार्ड बोला जाता है, कब्र बोला जाता है, आरबीसी की कब्र बोला जाता है। किसको? स्प्लीन को। तो ये टर्म याद रखना कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? स्प्लीन है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आ जाओ। तो ल्यूकोसाइट्स, इसके बारे में बात करें अगर हम, तो और क्या चीजें होती है? अरे हमें पता ही है आरबीसी में और क्या होगा? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन का अमाउंट ऑन एन एवरेज कितना माना जाता है? 12 टू 16 तक के बीच में। ठीक है, इतना एवरेज माना जाता है किसका? एचबी का रेंज। ओके, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। सो ल्यूकोसाइट्स हमने देखा फर्दर डिवाइड होता है किस किस में? ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स में। ओके, सो ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स को फिर हमने फर्दर डिवीजन देखा था। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किस वाले पार्ट में? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। और एग्रेन्युलोसाइट्स डिवाइड हो जाते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स में। ये देखा था अभी। सो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या चीजें इसमें, ये सेल्स क्या क्या काम करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें फिर प्लेटलेट्स के बारे में, सो प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स एंड आर सेल्स फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स। अब ये जो सेल्स होंगे, जो प्लेटलेट्स होंगे, इनको और क्या बोला जाता है दोस्तों? इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स एंड आर सेल्स। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये हो रहे हैं
मेगा कैरियोसाइट्स की हेल्प से। सो ये टर्म याद रखना। और प्लेटलेट्स को और क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होंगे, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो क्या होगी चीजें? ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग चलती रहेगी। इसलिए प्लेटलेट्स का जो अमाउंट है वो ब्लड में क्या रहना चाहिए? एक्यूरेट रहना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इतना समझ में आया? यस बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स के ऊपर। तो ल्यूकोसाइट्स, अब हमने देखा ल्यूकोसाइट्स दो टाइप्स के होंगे, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। फर्दर डिवीजन के बाद अब हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोफिल्स जो होंगे आर दी मोस्ट अबंडेंट सेल। जो ग्रेनुलोसाइट्स में फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स होगा, ये सबसे ज्यादा मिलेगा। किसमें? किसमें मिलेगा सबसे ज्यादा? आर डब्ल्यूबीसी में। ओके, किसमें मिलेगा? डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पे इसका अमाउंट कितना मिलेगा? 60 टू 65%। फिर वही बात आ जाती है रेंज की। तो रेंज याद रखना, 60 टू 65% सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल सेल्स, टोटल डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें। उसके बाद नेक्स्ट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो रहेंगे वो लीस्ट रहेंगे, और लीस्ट कितने रहेंगे? सिर्फ 0.5 से 1% तक। सिर्फ ये जो रहेगा वो 0.5 से 1% तक जो अमाउंट रहेगा वो बेसोफिल्स करेगा। ओके दोस्तों, सो न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल आया। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 6 to 8%। और वो क्या कराएगा? फेगोसाइटिक सेल्स होगा। फेगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगे चीजों को? फेगोसाइट कहते हैं निगलते हैं। सो उसके लिए विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग दी बॉडी। बस सिंपल। सो अगर कोई भी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, उसको इंगल्फ करना है, फेगोसाइटोस करना है, तो वो ये वाले सेल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। देन नेक्स्ट इज बेसोफिल्स। अब बेसोफिल क्या करता है दोस्तों? बेसोफिल सेल्स जो होंगे वो सिक्रेट करेंगे किसको? क्या सिक्रेट करेंगे वो सिक्रेट करते हैं हमारे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। और किसमें इन्वॉल्व होते हैं बेसोफिल सेल्स? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। इनका जो परसेंट होता है इसेनोफिल्स का, वो होता है 2 to 3%। और वो क्या रेजिस्ट करता है? इन्फेक्शन को। इसेनोफिल्स का काम, बेसोफिल्स का काम, सब कुछ याद रखेंगे हम। कौन याद रखेगा? कौन याद रखेगा? अरे आप तो याद रखने वाले हो, एग्जाम में क्रैक जो करना है हमको अच्छे से। तो कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? मैं और आप करेंगे। आप ओके दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ। तो बेसोफिल सिक्रेट क्या? बेसोफिल का काम क्या होगा? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन सिक्रेट करने का। जो ये करने से वो क्या कराएगा? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कराएगा। एसिनोफिल्स क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा इन्फेक्शन। एंड ये एलर्जिक रिएक्शंस को भी एलर्जिक रिएक्शंस होंगी, उसको भी क्या कराएगा? जो भी हमारी एलर्जिक रिएक्शन होगी उसको भी, उसके ऊपर भी काम करेगा। कौन? इओसिनोफिल्स सेल्स। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो कितना होता है? 20 से 25%। फिर वही रेंज की बात आ गई। जहां जहां पर रेंज, वहां वहां पर हमने याद करना है, याद करना है, याद रखना है। ओके दोस्तों, तो लिम्फोसाइट्स का जो अमाउंट होता है वो 20 से 25% तक होगा। एंड आर ऑफ द टू मेजर टाइप्स, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो टू टाइप्स के मिलेंगे। कौन कौन से मिलते हैं? वो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। कौन से मिलते हैं? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। एंड बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। तो अगर कहीं से क्वेश्चन मिल जाए कि
कौन से ऐसे सेल्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने टिक लगाना है, किस पे लगाएंगे? अरे यहाँ लगाएंगे, लिम्फोसाइट्स पे। बस लिम्फोसाइट ऑप्शन दिख गया, टिक लगा दिया। एलर्जिक रिएक्शन या फिर इन्फेक्शन से कोई क्वेश्चन मिल गया और सेल्स के बारे में पूछा तो टिक लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? इसेनोफिल्स पे। अगर क्वेश्चन आ गया हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन कौन से सेल सिक्रीट करते हैं, टिक लगा दो। कहाँ लगाना है? बेसोफिल्स में। बस बस सिंपल, सिर्फ टिक नहीं लगाना, ओएमआर शीट पे भी भरना है, ये तो पता ही होगा। अरे पता है, क्यों बता रहे हो? अच्छा ठीक है, नहीं बता रही। तो अगर यहाँ पे बात करें न्यूट्रोफिल्स की, अमाउंट हमने देखा, बेसोफिल्स का देखा, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करते हैं? फेगोसाइटोज करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि फेगोसाइटिक कौन सी सेल्स करेंगे, सो न्यूट्रोफिल्स एंड बेस मोनोसाइट्स, चीजें याद रखना दोस्तों, याद रखना। ठीक है, सो ये तो बात हुई हमारी ब्लड कंपोनेंट्स के ऊपर। बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया ब्लड कंपोनेंट्स? यस, बिल्कुल समझ लिया। चलो फिर आ जाओ, कहाँ? आगे, आगे बढ़ना है ना, बढ़ते रहो, यहाँ से यहाँ पहुंचो, यहाँ। तो वो हमने करके दिखाना है, करके दिखाना है। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप। यहाँ हमने देखा ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या वो काम कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ब्लड ग्रुप्स हमें पता है कितने टाइप्स के मिलते हैं ब्लड ग्रुप्स। मेनली ब्लड ग्रुप्स जो होंगे वो कौन कौन से मिलते हैं हमें? ए ब्लड ग्रुप मिलता है, बी मिलता है, ए भी मिलता है ना। और हमें ब्लड ग्रुप जो मिलता है वो हमें मिलता है ओ ब्लड ग्रुप। ओके, तो ये चार टाइप्स के हमें ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं। अब इनमें अब इनमें क्या डिफरेंस होता है कि ये ब्लड ग्रुप ये वाले नाम बन जाते हैं? क्या डिफरेंस होता है? बहुत, जो भी स्टूडेंट्स बायो वाले होते हैं ना, बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर इस चीज को जानने की, बहुत क्यूरियोसिटी। तो उस क्यूरियोसिटी को हमने बनाना है और अच्छा, और जानते हैं, चलो आ जाओ, ब्लड ग्रुप्स को किसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, या ब्लड ग्रुप्स किसके बेसिस पे डिवाइड होते हैं। तो चलो फिर आ जाओ, समझते हैं। सो जो ब्लड ग्रुप होता है वो मेनली ग्रुप, ब्लड ग्रुप में फर्दर डिवीजन होता है ये वाले। तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक हो जाता है एबीओ ग्रुपिंग, जिसको बोला जाता है एबीओ ग्रुपिंग। ओके, एक होता है कुछ हमारा, वो होता है हमारा नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें तो आरएच फैक्टर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे दोस्तों? आरएच फैक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे एबीओ ग्रुपिंग में देखेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होंगे, तो वो सारे ब्लड ग्रुप्स ये होंगे। यहाँ पे एबीओ ग्रुपिंग हो रही है। फिर अगर बात करें आरएच फैक्टर्स क्या है, फिर ये आरएच फैक्टर्स क्या है? ये आरएच फैक्टर्स कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या है सिंपल? फिर चलो देखते हैं, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको बोल देते हैं आरएच पॉजिटिव, और जहाँ पे आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है उसको हम बोल देते हैं क्या? उसको हम क्या बोल देते हैं? आरएच नेगेटिव। जहाँ पे ये चीजें क्या होंगी? एब्सेंट होंगी, तो दैट इज कॉल्ड आरएच नेगेटिव। तो देखो सुना होगा सबने कि बी ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। किसकी वजह से आया ये? आरएच फैक्टर की वजह से। ये फैक्टर्स कुछ भी नहीं है, कुछ प्रोटीन्स है रेसिस मंकी में जो हमें मिले थे पहले, सो वो फर्दर हमारे अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्दर वो क्या हो रहे हैं? इवॉल्व होते होते चीजें, ये फैक्टर्स फिर से मिलते हैं, सो आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, तो हमने समझ लिया जहाँ पे प्रेजेंट हो गए फैक्टर्स वो पॉजिटिव, जहाँ पे नहीं होगा वो नेगेटिव। अब बात करते हैं सबसे अच्छे से डिटेल में एबीओ ग्रुप पे।
तो चलो आ जाओ दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से हमने चीजों को आसान बनाना है, आसान बनाना है, आसान बनाना है। चीजों को यहाँ रख लो, यहाँ यहाँ यहाँ। और अगर क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से आ जाए आने वाले एग्जाम में 7 मई को तो हमसे वो क्वेश्चन छूटे नहीं। ऐसा हमने करना है, करेंगे और कर सकते हैं, बस सिंपल। तो चलो फिर आ जाओ, चलो देखते हैं ब्लड ग्रुप। सो एबीओ ग्रुपिंग में अगर देखें तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ, सिंपल। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो जहां पे एंटीजन ऑन आरबीसी अगर होगा, ठीक है, अगर इसमें एंटीजन प्रेजेंट होंगे आरबीसी के ऊपर, सो कौन से होंगे ए वाले में ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, बी वाले में कौन से एंटीजन होंगे आरबीसी के ऊपर बी, ए बी के ऊपर क्या होंगे, ए बी के ऊपर दोनों होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। और ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता आरबीसी के ऊपर। ओ के ओ ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो चलो आ जाओ। नेक्स्ट अगर बात करें, एक होती है बात एंटीजन की, नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटीबॉडीज की। किसकी बात करते हैं, एंटीबॉडीज की। तो एंटीबॉडीज ए वाले ब्लड ग्रुप के बाद एंटी ए होता है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटी ए होगा, ए वाले के पास एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी और बी वाले के पास एंटी ए होगा। ए बी वालों के पास कुछ नहीं होता, ए बी वालों के पास, ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। पहला पॉइंट याद रखना, याद रखना, याद रखना। ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती और ओ वाले के पास, जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा, उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या होता है, एंटीबॉडीज होंगी और वो एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, दोनों की, एंटी ए वाली भी होगी और एंटी बी वाली भी होगी, ठीक है, सिंपल। अब अगर आ जाओ डोनर ब्लड टाइप, अब डोनर ब्लड टाइप, सो ये तो बात हो गई कि इनके आरबीसी के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने ब्लड ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। अब अगर बात करें ए वाला किस किस को दे सकता है, कौन इसका डोनर होगा, सो इसका डोनर होता है ए और ओ वाला। कौन होगा इसका, ए और ओ। बी वाले का बी को भी दे सकता है और ओ वाला। नेक्स्ट अगर बात करें ए बी, सो ए बी के लिए डोनर ब्लड टाइप कौन कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ओ हो जाएगा। सो ये क्या है, ये सबसे ले सकते हैं। सो ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्यों, क्योंकि इसके पास एंटीजन दोनों होते हैं, इसके पास ए बी वाले के पास एंटीजन दोनों होते हैं, ए बी और बी भी, लेकिन इनके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, इसलिए ये सबसे ब्लड ले सकते हैं। कौन, ए बी वाले। ओके, सो इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन होता है, एंटीबॉडीज नहीं होती, तो इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोले जाते हैं। और ओ वालों को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ओ वालों के पास, ओ वालों के पास कोई एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडीज है, तो ये अपना सबको दे देंगे, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोला जाता है, एबी वालों को। याद रखोगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज ए बी और डोनर इज ओ। क्यों, व्हाई, रीजन इज दिस, रीजन इज दिस। ओके दोस्तों, ओके, तो चलो फिर आ जाओ। अब अगर हम देखें, ये तो हमने बात करी नॉर्मल कैसे टेबल की हेल्प से, थोड़ा सा ना इसकी मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है कि जिसकी वजह से इनकी ब्लड ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है, कैसे इनकी ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए देखो, यहाँ पे ए है, बी है, ए बी एंड ओ है। सबसे पहले रेड ब्लड सेल का टाइप में यहाँ पे देखो, ये क्या दिख रहा है, एक रेड ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल से। सिंपल देखना दोस्तों, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से समझना। यहाँ पे इसके पास, इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगी, हमने देखा ए वाले के पास सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगी,
एंटीजन ऑन आरबीसी ए, क्या प्रेजेंट होगा? ए। तो ए वाला है इसके पास, है कि नहीं? यस बिल्कुल है। सो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है इसकी सरफेस पे? ए। इसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? बी वाले की सरफेस पे एंटीजन कौन सा होगा? बी। ए बी वाले के पास कौन से एंटीजन होंगे? दोनों होंगे। तो डिफरेंट कलर से दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है कि नहीं? बिल्कुल है। सो यहाँ पे जो भी ए बी ब्लड ग्रुप होगा वाला होगा तो उसके पास दोनों एंटीजन होंगे, ए वाला भी एंटीजन होगा और बी वाला भी होगा। और ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन दिख रहा है? आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा दोस्तों। तो बस फिर सिंपल है ना, कितना सिंपल है देखो। सो एंटीजन जब वहां पे ए होगा तो वो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी होगा उसके सरफेस पे तो वो इसको बी बना देगा। और अगर उनके सरफेस पे दोनों एंटीजन आ जाएंगे, ए बी और बी बी, तो वो हो जाएगा हमारा ए बी। और अगर उसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो वो ओ हो जाएगा। बस सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की, सो ए वाले के पास कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? एंटी बी। बी वाले के पास कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? एंटी ए। ए बी वाले के पास कोई एंटीजन है बट एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीजन है बट एंटीबॉडीज नहीं है, नहीं होगी ना, कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी। और ओ वाले के पास दोनों है, इसलिए ओ वालों को क्या बोला जाता है? इसलिए ओ वालों को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर। क्या बोला जाता है दोस्तों? यूनिवर्सल डोनर। और इसलिए एबी वालों को क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर। बस सिंपल। तो ये सबसे ले सकते हैं, ये सबको दे सकते हैं। बस। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इसके सरफेस इनके पास एंटी ए भी है और एंटी बी भी है, तो ये सबको दे सकते हैं। इसके बाद दोनों एंटीजन ए भी है और बी भी है, सो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं सब। सिंपल, बहुत सिंपल। तो हमने यहाँ से समझा, क्या समझा? इसकी हेल्प से हमने समझा बहुत बहुत आसान तरीके से। और वो आसान तरीका क्या था? ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। ओके, तो चलो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, एग्जामिनर पूछ लेगा कि फादर का ब्लड ग्रुप ये था और मदर का ये था, तो बताओ ऑफस्प्रिंग्स के क्या चांसेस है ब्लड ग्रुप होने के। बहुत आसान तरीके से समझोगे। बोलेगा फादर का ब्लड ग्रुप जो होगा, फॉर एग्जाम्पल फादर का ब्लड ग्रुप बी है, एंड बोलेगा मदर का ब्लड ग्रुप इज ए। ठीक है, मदर ब्लड ग्रुप इज ए। अब बोलेगा क्या चांसेस हैं कि बेबी में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। तो देखो बहुत सिंपल है, जब भी हम इसका चार्ट बना के इसको समझते हैं तो कैसे समझते हैं? बी, अगर उसका बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसके पास जो कंडीशन होगी वो हो सकती है आई बी और आई। ठीक है दोस्तों, और अगर उसका ए ब्लड ग्रुप होगा तो उसके पास कंडीशन होगी आई ए और आई, ये होगा नॉर्मल। ठीक है, सो दैट इज, ठीक है, फीमेल एंड मेल। क्या होगा? फीमेल एंड मेल होगा। ठीक है, होगा ना? बिल्कुल होगा। सो देखो, यहाँ पे मैंने बनाया एंड फीमेल। ठीक है, तो देखो समझो, बहुत आसान तरीके से समझो, समझो भाई, समझ लो। अरे समझ लो यार। तो देखो, समझ लो, समझ लो। तो देखो, यहाँ पे बी वाले के पास अगर बात करते हैं हम फादर की, तो उसके पास क्या है? ब्लड ग्रुप बी है। यस बिल्कुल। यहाँ पे मदर के पास क्या है? ए है। तो मदर के लिए क्या हो जाएगा चीजें? यहाँ पे मैं लिखूंगी अगर मदर के लिए तो आई ए एंड आई। ठीक है, ये कंडीशन इसके लिए और ये कंडीशन इसके लिए। अब देखते हैं बेबी में क्या हो सकता है। अब देखेंगे बेबी में ब्लड ग्रुप होने के क्या 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 पॉसिबिलिटीज है। सो देखो, ये इसके साथ कर दो आई ए एंड आई बी।
ये हो सकता है आई ए एंड आई बी एंड आई एंड आई। ये हमने देखा एक जनरल एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हम उठा सकते हैं, सो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आया कैसे हम कैसे हम बता सकते हैं कि बेबी में ब्लड ग्रुप होने के कौन कौन से चांसेस होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर फादर का बी है और मदर का ए है, तो बेबी में कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स आ सकते हैं। फर्स्ट इज ए भी हो सकता है उसका। तो अब बेबी का अगर चांसेस की बात करें, बेबी के ब्लड ग्रुप के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, तो बेबी के ब्लड ग्रुप के चांसेस क्या हो गए, ए भी होगा, हो सकता है, ए हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, बी हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, और ओ हो सकता है। आई इज रिप्रेजेंट फॉर ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर हमको कहीं से भी आई मिलेगा तो हमने उसको याद रखना है कि वो हमें क्या मिल रहा है, आई ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा वहां से हमें। ठीक है, सो ये चांसेस होंगे, बेबी में कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब चारों से। अगर पापा का बी होगा और मदर का ए होगा, और मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, उसका ए और उसका बी, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो भी यहाँ पे चांसेस यही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सो अब देखो यहाँ पे चांसेस क्या है, 25% यहाँ से, 25% यहाँ से, 25% यहाँ से, और 25% यहाँ से। इसका मतलब 25-25-25% पॉसिबिलिटीज है कि जो ब्लड ग्रुप होगा बेबी का वो ए भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ओ हो सकता है। बस, बहुत सिंपल। समझ में आया? दोबारा समझाती हूँ, फिर से एक बार समझ लो ध्यान से। ध्यान से मीन्स बिल्कुल अच्छे से करके दिखाना है हमको, दिखाएंगे, यस बिल्कुल। तो चलो फिर आ जाओ। मदर का हमारे पास ब्लड ग्रुप था ए, फादर का हमने बोल दिया बी। उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे वो ऐसे देखेंगे, आई बी और आई ए और आई, ये क्या है, इनके एलील्स है। अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसके एलील्स ये इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ए एलील होगा तो उसका रिप्रेजेंट करेंगे ए आई से। हाँ, अगर देखो समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए बी, तो उसके एलील का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा दोस्तों, उसके एलील का रिप्रेजेंटेशन होगा आई ए एंड आई बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उसके एलील्स का रिप्रेजेंटेशन होगा आई ए एंड आई बी। बस, सिंपल, हो गया सिंपल, यस बिल्कुल हो गया। तो देखो आई ए आई बी, तो बी वाले के लिए आई बी आई और आई ए आई। अब हमने देखना है बेबी में क्या ब्लड ग्रुप आएगा। सो बेबी में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, सो मदर का और फादर का ऊपर और मदर का नीचे। तो यहाँ पे अगर फादर का देखेंगे तो ये एलील्स हो सकते हैं, और मदर का देखेंगे तो ये एलील्स हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। सो ये ए और आई बी, आई ए और आई बी और आई और आई, सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास जो ब्लड ग्रुप मिले वो हमें ये सारे मिले। कौन कौन से मिले, ए बी ब्लड ग्रुप मिला, ए मिला, बी मिला, ओ मिला। तो ये सारे चांसेस हो जाएंगे बेबी में ब्लड ग्रुप आने के। बस, सिंपल। और अगर उसके बाद परसेंटेज की बात करेगा, कि परसेंटेज क्वेश्चन में एग्जामिनर अगर पूछेगा कि क्या परसेंटेज, क्या पॉसिबिलिटीज है कि कितने परसेंट, कितना चांसेस होगा किस ब्लड ग्रुप का, तो ऐसे निकालोगे। ठीक है, अगर कोई तीन सेम होंगे एक अलग होगा तो बोल दोगे 75% तीन के लिए और एक के लिए 25%। अगर तो कोई दो सेम होंगे, कोई दो सेम होंगे तो 50-50%। और अगर सारे अलग अलग होंगे तो हम बोल देंगे 25-25-25-25। बस, सिंपल। तो दोस्तों समझ में आया ना हमको आज क्या, कैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। उसके बाद हमें कैसे पता चलता है कि बेबी में कौन से ब्लड ग्रुप्स आ सकते हैं। ओके दोस्तों, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप है, बताओ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में या बेबी में क्या आएगा, कौन से ब्लड ग्रुप्स आएंगे। सो बहुत ही आसान तरीके से आपने समझ लिया, और बहुत ही आसान तरीके से आपको वहाँ अप्लाई करना है, अप्लाई करना है और अप्लाई करना है, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
तो करना मेरे दोस्तों, करते रहो, बढ़ते रहो, यहाँ से यहाँ पहुँचना है हमको। ओके दोस्तों, तो बने रहिए आने वाली और भी ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस में। और हम बनाने वाले हैं चीजों को क्या क्या बनाने वाले हैं, आसान आसान बनाएंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे बिल्कुल कि एग्जाम में गई क्या गई, कंफ्यूजन, नर्वसनेस, सब छोड़ के जाना घर पर, सब छोड़ के जाना घर पर और अच्छे से एग्जाम में चीजें अप्लाई करना। ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच, बने रहिए आने वाली वीडियोस में और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है ना। तो चलो फिर, थैंक यू यार, थैंक यू दोस्तों।